आज की जो क्लास होने वाली है उन बच्चों के लिए होने वाली है जो रीट लेवल 1 या 2 की तैयारी कर रहे हैं। ध्यान रख लेना, रीट लेवल 1 और 2 की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सबको पता होगा रीट लेवल 1 और 2 के अंतर्गत साइकोलॉजी के अंतर्गत एक नया टॉपिक जोड़ा गया है। दो टॉपिक जोड़े गए थे नए, एक तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति और एक बाल कल्याणकारी योजनाएं। तो इस वीडियो के अंतर्गत अपन राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नई नीति है अपनी 2020 वाली, उसके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को अपन जिक्र करने वाले हैं, उनका 360 सॉल्यूशन करने वाले हैं कि उससे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर किसी ने चैप्टर नहीं भी पढ़ रखा होगा, यानी कि थ्योरी नहीं पढ़ रखी होगी, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्वेश्चनों के माध्यम से आपका 360 सॉल्यूशन कराऊंगा, जिससे कि आप उनकी थ्योरी को आराम से समझ सकते हो और किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और जिसने पढ़ लिया होगा उसका मस्त रिवीजन हो जाएगा और कंठस्थ याद हो जाएगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। देखो भाई साहब, पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन है एनईपी की फुल फॉर्म क्या है? बताओ भाई साहब, एनईपी आप बार बार सोचते हो एनईपी 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 2020, लेकिन इसकी फुल फॉर्म तो बताओ। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये बहुत आसान क्वेश्चन पूछ लिया, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन ध्यान रख लेना कई बार बच्चों से गलती हो जाती है। एनईपी यानी कि अपन सब तो सोचते हैं भाई यार ये नई शिक्षा नीति आई है तो उस हिसाब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी कर देते हैं, लेकिन गलत हो जाएगा। ध्यान रख लेना, एनईपी की फुल फॉर्म होती है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। एन का जरूर ध्यान रख लेना, नेशनल होगा, न्यू नहीं होगी। ध्यान रख लेना, यहां पर आपकी गलती हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरी नई शिक्षा नीति के अंतर्गत। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है क्योंकि ये एग्जाम में बहुत ज्यादा ट्रेंड भी करेगा। देखो भाई साहब, शिक्षा नीति 2020 यानी कि एनईपी 2020 में 10+2 शिक्षा का नया पैटर्न क्या है? देखो आप सबको पता है कि 1986 में अपनी दूसरी शिक्षा नीति आई थी, जब से कौन सा पैटर्न चल रहा है? 10+2 शिक्षा का पैटर्न चल रहा है। अब इस पैटर्न को समाप्त कर दिया गया है और नई शिक्षा नीति 2020 के तहत नया पैटर्न लाया जाएगा। वह कौन सा है? 5+3+3+4। ध्यान रख लेना, 5। अब देखो आपको याद कैसे रखना, 2 को हटा करके भाई 10+2 होता था, उसकी जगह 4 कर दिया। अब 4 कौन कौन से कर दिया? एक तो कर दिया 5, ठीक है, एक कर दिया 4 और बीच में 2 बार 3, ठीक है, बच गए जिसमें दोनों में रिपीट कर देना। तो 5+3+3+4 कौन सी हो जाएगी? नई शिक्षा का पैटर्न हो जाएगा आपके नई शिक्षा नीति के तहत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ढंग से याद करके चल जाना। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? देखो बहुत सारे क्वेश्चन है, लगभग 50-60 क्वेश्चन है, पूरा का पूरा टॉपिक आपका यहीं पर क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, नई शिक्षा नीति 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को क्या नाम दिया गया है? ध्यान रख लेना, नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत इस मंत्रालय का नाम बदल दिया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की जगह इसका नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। शिक्षा मंत्रालय, किसका नाम बदल करके? मानव संसाधन विकास मंत्रालय का, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। अब देखो ये क्वेश्चन घुमा करके कैसे पूछेगा आपको, भाई वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय जो विभाग है, शिक्षा मंत्रालय है, ये किसका नाम बदल करके किया गया है? तो ये आपका कठिन हो सकता है क्वेश्चन, ध्यान रख लेना, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% है कि क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो भाई साहब, नई शिक्षा नीति 2020 में पहले 5 सालों को कौन सी अवस्था कहा जाता है? बताओ भाई साहब, पहले 5 सालों को कौन सी अवस्था कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है नींव चरण, जिसके अंतर्गत क्या होता है? फाउंडेशन स्टेज कहा जाता है इसको। यानी कि इसमें क्या होता है, जैसे मकान बनाने से पहले उसकी नींव डाली जाती है, उसी प्रकार शुरू के 5 सालों को उसका नींव चरण कहा गया है, यानी कि फाउंडेशन स्टेज कहा गया है। किसके अंतर्गत? नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत। आप गलत क्या कर सकते हो, प्रारंभिक चरण बोल सकते हो, लेकिन ध्यान रख लेना उसको नींव चरण कहा जाता है। शुरू के 5 सालों को क्या कहा जाता है? नींव चरण कहा जाता है। आगे बढ़े, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 5 है, नई शिक्षा नीति 2020 में कौशल विकास पाठ्यक्रम किस वर्ग से शुरू होगा? कौशल विकास पाठ्यक्रम का मतलब क्या है? स्किल डेवलपमेंट सिलेबस, स्किल डेवलपमेंट कैरिकुलम आपका जो होगा वह कौन सी क्लास से स्टार्ट होगा? इसका मतलब क्या है? देखो आप कुछ भी स्किल सीखोगे तो कुछ भी आपको जो स्किल सिखाने का काम है, कुछ भी जो भी जिस भी चीज में आपका इंटरेस्ट है, वो स्किल सिखाने का जो कार्यक्रम है, वो जो पाठ्यक्रम है, वो कौन सी क्लास से स्टार्ट होगा? तो वह कक्षा 6 से स्टार्ट होगा। ध्यान रख लेना, बिजनेस से रिलेटेड या किसी भी प्रकार का कौशल सीखना चाहते हो तो उसके लिए आपकी जो शिक्षा है वो कौन सी कक्षा से स्टार्ट होगी? कक्षा 6 से स्टार्ट होगी। कौन सी क्लास से? कक्षा 6 से आपको स्किल विकास पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, नई शिक्षा नीति 2020 में एक छात्र को उसकी मातृभाषा में न्यूनतम कितनी कक्षा तक पढ़ाया जाना चाहिए? देखो ये पूछ रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ये ऐसे बोल रहा है कि नई शिक्षा नीति में मातृभाषा में न्यूनतम कितनी कक्षा तक बच्चों को पढ़ाना चाहिए। जैसे कि बच्चा अगर अपने राजस्थान में से किसी गांव में से निवास करता है, वहां पर कोई मातृभाषा बोली जाती है, मान लो कोई सी भी ढूंढारी बोली जाती है, मारवाड़ी बोली जाती है या फिर मेवाती बोली जाती है, किसी भी प्रकार की मातृभाषा बोलता है, तो उसको कौन सी क्लास तक मातृभाषा में ही पढ़ाना चाहिए? तो वह कौन सी क्लास तक? 5वीं क्लास तक। 5वीं क्लास तक बच्चों को मातृभाषा में पढ़ाना पड़ेगा नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखो भाई साहब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार रिपीट हो चुका है।
हाल ही में एनईपी को कब संशोधित किया गया? रिपीट इसलिए हुआ क्योंकि अब तक कितनी शिक्षा नीति आ चुकी है अपने पास? 3 शिक्षा नीति आ चुकी है। कौन कौन सी? एक तो 1968 में आई थी प्रथम शिक्षा नीति, दूसरी कब आई थी? 1986 में आई थी, और अभी वर्तमान में तीसरी नई शिक्षा नीति आ गई है 2020 में। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि हाल ही में करंट के हिसाब से पूछ रहा है कि एनईपी को कब संशोधित किया गया है, तो ये 2020 में कहा गया है, संशोधित किया गया है, इसी कारण से इसको नई शिक्षा नीति 2020 भी कहा जाता है। ठीक है, ये तो आप कर दोगे आराम से क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 8। अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए। अपने चैनल पर साइकोलॉजी के डेली 30 क्वेश्चन का टेस्ट भी लिया जाता है, अगर आपने नहीं देखा हो तो वो भी देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, एनईपी 2020 कौन से नंबर की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है? जस्ट मैंने आपको बताया था, ये तीसरे नंबर की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। पहली कब आई थी? 1968 में आई थी, दूसरी कब आई थी? 1986 में आई थी। अब याद कैसे रखोगे? देखो 68 था ना, इसका उल्टा कर दो 86, और वर्तमान में तीसरी कौन सी है? 2020 वाली। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में अब तक शिक्षा नीति किस वर्ष आई है? अब तक शिक्षा नीति किस वर्ष आई है? हाँ, ये देखो, ये सीधा सीधा दे दिया इसने। 1968 में आई थी प्रथम शिक्षा नीति, 68 का उल्टा कर दो 86 आ गया, तो ये कौन सी हो जाएगी? द्वितीय शिक्षा नीति, और 2020 वाली तृतीय शिक्षा नीति। ठीक है, ये अब तक 3 शिक्षा नीति आ चुकी है भारत में। ठीक है, तीनों को याद कर लेना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 देखो भाई साहब, सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है, आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। भारत में कितने वर्षों के बाद नई शिक्षा नीति लागू की गई है? अब देखो, इसने जोड़ दिया, कुछ नहीं किया इसने भाई। 1986 के बाद में 2020 तक कितने वर्ष हो गए? कितने वर्षों के बाद में नई शिक्षा नीति आई है? तो 34 साल बाद में। कितने साल बाद में? 34 साल बाद में, 34 साल बाद में नई शिक्षा नीति आई है। यह आप डिफरेंस भी निकाल सकते हो एग्जाम में बैठे बैठे भी। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 11 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ग से व्यवसायिक कक्षाएं शुरू होगी? मैंने आपको पहले बता दिया था भाई, चाहे आप कौशल सीखोगे, नई स्किल सीखोगे, या फिर आप व्यवसायिक कक्षाएं यानी बिजनेस से रिलेटेड आपकी जो कक्षाएं शुरू होगी वो कक्षा 6 से शुरू होगी। अगर आप सोचो कि नहीं नहीं मेरे बच्चे को तो बिजनेस ही करवाना है, तो आप पहली क्लास से आपको इसको व्यवसाय संबंधित कक्षाएं शुरू कर दो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। कक्षा 6 से स्टार्ट होगी आपकी व्यवसायिक संबंधित कक्षाएं। ठीक है, बिजनेस संबंधित जो भी ज्ञान होगा, जो भी शिक्षा दी जाएगी वो कक्षा 6 के बाद में ही दी जाएगी, कक्षा 6 से स्टार्ट होगी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 12, नई शिक्षा नीति 2020 में किस पाठ्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है? कौन सा पाठ्यक्रम, कौन सा सिलेबस, कौन सा करिकुलम को समाप्त कर दिया गया है? तो एमफिल वाले को समाप्त कर दिया है। कौन से वाले को? एमफिल को समाप्त कर दिया गया है। पहले एमफिल होता था, एक कोर्स होता है जैसे बीएससी बीएड एमएससी एमए पीए जो भी होता है, इनमें से एक कोर्स होता है एमफिल, उसको समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा अपडेट होकर के रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, नई शिक्षा नीति 2020 में व्यवसायिक क्षेत्र में कितने वर्षों के अध्ययन के बाद डिप्लोमा दिया जाएगा? बताओ भाई साहब, बिजनेस क्षेत्र में, व्यवसायिक क्षेत्र में कितने वर्षों के अध्ययन के बाद में, आप बिजनेस में कितने साल तक स्टडी करोगे, उसके बाद में आपको डिप्लोमा दिया जाएगा? तो 2 वर्ष बाद में। कितने वर्ष बाद में? 2 वर्ष बाद में। यानी कि व्यवसायिक क्षेत्र में अगर आपको डिप्लोमा हासिल करना है तो आपको 2 वर्ष तक उसका अध्ययन करना पड़ेगा। वैसे भी अपन सभी जानते हैं कोई सा भी डिप्लोमा होता है वो अधिकतर 2 साल का ही होता है। कितने साल का होता है? 2 साल का ही होता है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जब पीएचडी करने के लिए क्या आवश्यक है? अब पीएचडी करने के लिए क्या आवश्यक है? बताओ भाई साहब, अपन सभी जानते हैं कि पीएचडी एक कोर्स होता है। अब पीएचडी करने के लिए क्या आवश्यक है? तो 4 साल की स्नातक डिग्री, आपकी जो ग्रेजुएशन है वो 4 साल की होनी चाहिए। चाहे बीए बीएड, जैसे बीए बीएड वगैरह होती है, नहीं वैसे तो अपन बीएससी, जैसे बीएससी 3 साल की होती है, बीए भी 3 साल की होती है, बीकॉम भी 3 साल की होती है, लेकिन अब आपको अगर पीएचडी करना है तो आपको 4 साल की स्नातक डिग्री होनी चाहिए। कितने साल की? 4 साल की स्नातक डिग्री होनी चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 15। बहुत सारे क्वेश्चन है, 60-70 क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देता हूं। 15वां क्वेश्चन, शिक्षा शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो शिक्षा शब्द लैटिन भाषा का शब्द, ध्यान रख लेना, लैटिन भाषा का शब्द शिक्षा। एजुकेशन मत समझ लेना, केवल शिक्षा इस शब्द की बात कर रहा है। शिक्षा शब्द कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द। अगर आपको एग्जाम में कहीं आए भी नहीं ना तो हमेशा लैटिन भाषा कर दिया करो अगर ऑप्शन में हो तो। ठीक है, कई सारे क्वेश्चन, कई सारे शब्द वहीं से लिए गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्या कहता है? देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 16, एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 या नई शिक्षा नीति 2020 किसने तैयार की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, लगभग 90% चांस है कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में टपक सकता है। सबसे पहली बात, एनईपी जो 2020 है वो किसने तैयार की? तो ये तैयार की थी कस्तूरी रंजन समिति। कौन सी समिति है? कस्तूरी रंजन समिति। कस्तूरी रंजन समिति के आर समिति, कस्तूरी रंजन समिति ने तैयार की है एनईपी 2020। समिति का क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो कस्तूरी रंजन समिति ने कौन सी पॉलिसी, नई पॉलिसी तैयार की है, नई एजुकेशन पॉलिसी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, एनईपी 2020 के अध्यक्ष कौन है? देखो भाई साहब, अब देखो जिनके नाम पर समिति होती है, जो अध्यक्ष होता है ना उन्हीं के नाम पर समिति होती है। तो समिति कौन सी थी? कस्तूरी रंजन समिति। तो इसके अध्यक्ष भी कौन से हो जाएंगे? डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। ठीक है, कस्तूरी रंजन, कस्तूरी रंजन, आप तो ऐसे याद रख लेना, कस्तूरी रंजन, कस्तूरी रंजन, समिति भी कस्तूरी रंजन, इसका अध्यक्ष भी कस्तूरी रंजन। ठीक है, इन्हीं के नाम पर आपका समिति बनाई गई थी और इन्होंने ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी तैयार की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, जीडीपी का कितना प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति 2020
2020 में खर्च किया जाएगा। आप सभी जानते हो जीडीपी क्या होती है, पूरे देश की जो इनकम होती है, ऐसे मोटा मोटा जो नहीं जानता उनको बता रहा हूं। जैसे मान लो जीडीपी, जो भी भारत की जीडीपी है उसका कितना प्रतिशत, कितना परसेंटेज केंद्र सरकार के द्वारा, किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 पर खर्च किया जाएगा, तो वह कितना, 6%। पूरी जीडीपी का 6% आपके नई शिक्षा नीति के अंतर्गत खर्च किया जाएगा, नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत किया जाएगा। देखो ऐसा जो फैक्ट पर आधारित क्वेश्चन होता है, डाटा आधारित, वो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो जीडीपी का कितना प्रतिशत, 6%। कितना प्रतिशत, 6% आपके नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर खर्च किया जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 19। पाठ्यक्रम को छात्र के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार 4 चरणों में विभाजित किया गया है। पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस, सिलेबस को संज्ञानात्मक विकास के अनुसार, किसके अनुसार, संज्ञानात्मक विकास के अनुसार कितने चरणों में विभाजित किया गया, 4 चरणों में विभाजित किया गया है। एक तो ये एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा भाई, पाठ्यक्रम को छात्रों के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार कितने चरणों में विभाजित किया गया, 4 चरणों में विभाजित किया गया। कितने चरणों में, 4 चरणों में। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा एडिटिंग में गड़बड़ है। देखो एक तो है मूलभूत चरण, कौन सा है, मूलभूत चरण। ठीक है, एक है मध्य चरण, एक कौन सा, माध्यमिक चरण। ये देखो क्रम के अनुसार है, तो यहां पर कौन सा हो जाएगा, प्रारंभिक चरण। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था 4 चरण थे, कौन कौन से थे, फिर आपको बताया भी था मैंने। देखो सबसे पहले था एक तो नींव चरण था, ये नींव चरण, फाउंडेशन स्टेज, इसी को मूलभूत चरण भी कहा जाता है। फिर उसके बाद में आएगा प्राथमिक चरण। ठीक है, प्राथमिक चरण आएगा, इसके बाद में आएगा मध्य चरण। ठीक है, कौन सा आएगा, मध्य चरण। फिर कौन सा हो जाएगा, माध्यमिक चरण। कौन सा हो जाएगा, माध्यमिक चरण। ठीक है, ये 4 चरण थे किसके, संज्ञानात्मक विकास के अनुसार अपने पाठ्यक्रम के 4 चरण। कौन कौन से हैं, नींव स्टेज यानी फाउंडेशन स्टेज, जिसको बोला जाता है मूलभूत चरण। इसके बाद में कौन सा आ जाएगा, प्राथमिक चरण। फिर आ जाएगा मध्य चरण और एक हो जाएगा माध्यमिक चरण, और यही क्रम होता है इसका। ठीक है, तो कितने चरणों में, 4 चरणों में एग्जाम में रिपीट हो सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 20। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए। बोर हो रहे हो तो हो जाना, लेकिन फिर भी आपको क्लास देखनी पड़ेगी अगर एग्जाम में नंबर लाना है। तो नया टॉपिक जोड़ा है तो 100% आपका एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा, हो सकता है कि इससे 2 क्वेश्चन भी पूछ ले। ठीक है, तो दोनों ही रेट लेवल 1 और 2 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों चैप्टर। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पर क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में छात्र और शिक्षक का अनुपात क्या रखा गया है, छात्र और शिक्षक का अनुपात क्या रखा गया है। तो जो पहले अनुपात था वही अनुपात रखा गया है, 30:1। 30:1 कितना, 30:1 यानी 30 बच्चों पर एक छात्र होगा, 30 बच्चों पर एक छात्र होगा। वैसे आप इसको आरटी एक्ट उनमें भी पढ़ा होगा आपने साइकोलॉजी के अंतर्गत। तो नई शिक्षा नीति में भी इस अनुपात को क्या रखा गया है, 30:1 रखा गया है। ठीक है, कोई बदलाव नहीं किया गया। इसके बाद में देखो भाई साहब क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र किसके लिए बनाया जाएगा। राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, देखो पूरे राष्ट्र का मूल्यांकन केंद्र किसके लिए बनाया जाएगा, बच्चों के लिए। किसके लिए, बच्चों के लिए। भाई माता पिता के लिए तो बना नहीं सकते, बच्चों का मूल्यांकन किया जाएगा किसके आधार पर, राष्ट्रीय लेवल पर, पूरे देश के लेवल पर, पूरे ऑल इंडिया के आधार पर बच्चों का मूल्यांकन किया जाएगा। राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र उसके लिए बनाया जाएगा, किसके लिए, बच्चों के लिए। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 22। छात्रों के आकलन के लिए, असेसमेंट के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र बनाया गया है, जिसका नाम क्या है। अभी जस्ट अपन ने पढ़ा था भाई, बच्चों के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र बनाए जाएंगे। क्या बनाए जाएंगे, राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र बनाया जाएगा। उसका नाम क्या है, उसका नाम है कौन सा, ये रहा भाई साहब, इसको पढ़ो। क्या नाम है इसका, परख। क्या नाम है, परख। जैसे बच्चे को परखा जाता है ना, तो कुल मिलाकर के इसका नाम ही परख रखा गया है, ताकि परखना, परखना का मतलब मूल्यांकन करना, उसका आकलन करना, उसको जांचना, तो परख उसका नाम रखा गया है। ठीक है, तो राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र का नाम क्या है, परख। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है कि एग्जाम के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, तो छात्रों को आकलन के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र का नाम क्या है, परख रखा गया। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 23। परख जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शामिल एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है, परख में पी का क्या अर्थ है। भाई साहब अपन ने हिंदी के आधार पे परख देखा था, लेकिन यहाँ पे हर अक्षर का मतलब भी निकलता है। तो यहाँ पर पी का मतलब क्या है, परख में पी का मतलब है परफॉर्मेंस। क्या है, परफॉर्मेंस। अब देखो सबसे पहली बात तो परख है क्या, राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है, यानी कि यहाँ पर मूल्यांकन किया जाएगा। किसका मूल्यांकन होगा, आपकी परफॉर्मेंस का मूल्यांकन होगा। तो परफॉर्मेंस है, पी का मतलब क्या है, परफॉर्मेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि परख के अंतर्गत पी का मतलब क्या है, परफॉर्मेंस है। क्या है, परफॉर्मेंस। आप गलत क्या कर सकते हो इनमें से, प्रॉब्लम प्रोडक्शन तो नहीं कर सकते, पॉलिसी कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा, तो और ज्यादा तो गलत नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन ऑप्शन की बात है, ऑप्शन में क्या क्या दे दे एग्जाम के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, दीक्षा, दीक्षा पोर्टल किससे संबंधित है। जब आपने परख ऑप्शन में देखा था वहां पे एक दीक्षा भी था, तो दीक्षा पोर्टल किससे संबंधित है, बताओ भाई साहब। यह संबंधित है देश में शिक्षकों के कौशल को विकसित करना, देश में शिक्षकों के, देखो टीचर की स्किल का, कौशल का विकसित करना क्या कहलाता है, दीक्षा पोर्टल है। दीक्षा पोर्टल किसके लिए खोला गया है, टीचरों के स्किल को डेवलपमेंट करने के लिए दीक्षा पोर्टल खोला गया है। ठीक है, तो भाई साहब नई शिक्षा नीति है, बच्चों के लिए नहीं है, टीचरों के लिए। ठीक है, तो टीचरों के लिए उनकी स्किल डेवलपमेंट के लिए कौन सा पोर्टल है, दीक्षा पोर्टल है। कौन सा पोर्टल है, दीक्षा पोर्टल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रस्तावित है, कौन सा कथन प्रस्तावित है। अब इसको लिए अपने को ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा। विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना, ये तो हो नहीं सकता। अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और
प्रौद्योगिकी उन्नति में बाधक है, बिल्कुल नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, मातृभाषा में सीखेगा तो आगे जाकर के बाधा थोड़ी बनेगी। अगला ऑप्शन है बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने में उच्च संज्ञानात्मक लाभ है, बिल्कुल सही बात है, अगर बहुत सारी भाषाएं सीखेगा तो उसका संज्ञानात्मक विकास तो होगा ही ना। और अगला ऑप्शन है द्विभाषीय उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है और सीखने में बाधा डालता है, बिल्कुल भी नहीं, आपने हिंदी अंग्रेजी दोनों जानते हैं, संस्कृत भी जानते हैं, जितनी ज्यादा भाषा जानोगे उतना अपना ज्यादा संज्ञानात्मक विकास होगा, ये बात हमने प्रस्तावित है। ठीक है, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 26। देखो सभी बातें वैसे प्रस्तावित है, धीरे धीरे करके एक एक को लागू किया जा रहा है, तो अपने को वही बातें ध्यान रखनी है कि कौन कौन सी बातें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के क्या उद्देश्य है, आकलन यानी असेसमेंट, असेसमेंट का क्या उद्देश्य होगा भाई, देखो ऑप्शन देखो आराम से, सीखने के स्तर को सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों में तनाव उत्पन्न और डर पैदा करना, ये तो हो ही नहीं सकता यार, तनाव डर कैसे पैदा कर सकते हो। अध्यापन अधिगम क्रियाओं को दोहराना, अध्यापन अधिगम क्रियाओं को दोहराना, ठीक है भाई साहब। अधिगम और विकास को अनुकूलित बनाना, बिल्कुल सही बात है। कक्षा के अंदर और बाहर विद्यार्थियों को समर्थन देना, देखो भाई साहब तीनों ऑप्शन सही है। तो कुल मिलाकर के आकलन का उद्देश्य क्या है, एक तो अध्यापन अधिगम क्रियाओं को दोहराए, बार बार रिपीट करो, अधिगम और विकास को अनुकूलित बनाना, बिल्कुल सही बात है। कक्षा के अंदर और बाहर विद्यार्थियों का समर्थन देना, उनको सपोर्ट करना, ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 27। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना, कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है, बताओ भाई साहब। जैसे अपन खुद की सिफारिश नहीं करते, वैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अब क्या सिफारिश करती है, इसका सबसे मेन मुद्दा यही है। क्या मुद्दा है, बहुभाषावाद, आपको बहुत सारी भाषाएं आनी चाहिए। यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या सिफारिश करती है कि आपको बहुत सारी भाषाएं आनी चाहिए, आपको मातृभाषा भी आनी चाहिए, आपको हिंदी भी आनी चाहिए, आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए, आपको उर्दू भी आनी चाहिए, आपको पंजाबी भी आनी चाहिए, आपको सिंधी भी आनी चाहिए, आपको गुजराती भी आनी चाहिए, सारी भाषाएं आनी चाहिए, आपको बहुभाषावादी बनना चाहिए, उससे संज्ञानात्मक विकास होता है। ठीक है, आगे बढ़ते भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 28। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव है, प्रस्तावित बदलाव है वह कौन सा है, मानकीकरण में से लचीलापन, मानकीकरण से लचीलापन। दूसरा ऑप्शन क्या है, रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन, ये तो हो ही नहीं सकता, दोनों ही कर रहे हैं अपन, रचनात्मक मूल्यांकन भी करते हैं, योगात्मक मूल्यांकन भी करते हैं। संरचनाओं की समझ से परीक्षा के लिए सीखना, बिल्कुल नहीं। बहुभाषिता से कठोरता, नहीं, ये भी बात गलत है। तो कौन सा हो जाएगा, प्रस्तावित बदलाव क्या है, मानकीकरण से लचीलापन, मानकीकरण से क्या हो जाएगा, लचीलापन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव है। अगला ऑप्शन क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उल्लेखनीय मेरू शब्द, कौन सा शब्द है, मेरू शब्द, MERU, जो भी आप पढ़ना चाहते हो, MERU शब्द का विस्तृत रूप क्या है, फुल फॉर्म बताओ भाई साहब। जिस प्रकार NAP की फुल फॉर्म देखी थी अपन ने, उसी प्रकार जो भी मेरू जो भी है आपका, उस शब्द का विस्तृत रूप बताओ। इसका मतलब है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च, देखो डिसिप्लिनरी, डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन शब्द छुपा हुआ है यहाँ पर, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से क्या क्या पूछेगा आपको, एक तो पूछेगा आपको एम का मतलब, एम का मतलब पूछ सकता है आपको भाई, एम का यहाँ पर फुल फॉर्म में क्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा मल्टी, देखो टुकड़े कर लिया करो, मल्टी डिसिप्लिनरी। ठीक है, तो मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, इसका मतलब है मेरू शब्द का। ठीक है, मेरू शब्द की फुल फॉर्म समझ में आ गई। आगे चले, अब देखो यहां से गलती होने का चांस यही होगा कि मल्टीलिंगुअल कर दोगे आप, मल्टीलिंगुअल कर दोगे यानी कि बहुभाषावाद के आधार पर इसको गलत कर दोगे। ध्यान रख लेना, मल्टी डिसिप्लिनरी हो जाएगा, मल्टी डिसिप्लिनरी सही ऑप्शन होगा। ठीक है, ये मेरू शब्द का हो गया। इसके बाद में आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 30 देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 30 वापिस परख पर आ चुका है। देखो भाई साहब, परख पी में क्या मतलब था, परफॉर्मेंस। क्वेश्चन नंबर 30 है, राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख का उद्देश्य क्या है, बताओ भाई। उद्देश्य अपन ने खुद ने बता दिया था पहले, थोड़ी देर पहले भाई, इसका उद्देश्य क्या होगा, मूल्यांकन करना, यानी मानदंड, मानक, दिशा निर्देश निर्धारित करना, यानी कि इसका काम होगा, इसका मुख्य उद्देश्य होगा कि आप मूल्यांकन के लिए क्या क्या मानक निर्धारित करते हो, क्या क्या मानदंड निर्धारित करते हो, क्या क्या आप दिशा निर्देश देते हो, यही इसका मुख्य उद्देश्य होगा। ठीक है, इसका काम यह नहीं है कि प्रश्न पत्र सेट करेगा, परीक्षाओं का आयोजन करेगा, नहीं, इसके लिए तो बोर्ड बना रखे ना, बोर्ड परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र सेट करेगा, नहीं, ये तो बोर्ड बने रखे। यूजीसी के लिए प्रश्न पत्र सेट करेगा, बिल्कुल नहीं, यूनिवर्सिटी है अपने पास। तो कुल मिलाकर के जो अपना जो राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है, इसका काम होगा मानदंड, मानक, दिशा निर्देश निर्धारित करना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 31 है, NAP 2020 के अनुसार ABC क्या है, आपके सबका बताया जा रहा है, ABC का मतलब है शिक्षा बैंक क्रेडिट, शिक्षा बैंक क्रेडिट क्या है, शिक्षा बैंक क्रेडिट। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 32 देखो, ABC आइडिया आप सबको बनाया जा रहा है, ABC का फुल फॉर्म, NAP 2020 के अनुसार ABC का फुल फॉर्म क्या है, ABC का फुल फॉर्म है अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। अब आपको गलती क्या हो सकती है, यहाँ पर आपकी गलती हो सकती है, देखो आप अकेडमिक बुक ऑफ क्रेडिट भी कर सकते हो, बैंक वाली गलती हो सकती है यहाँ पे, बैंक और बुक में आप कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, तो अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट हो जाएगा, ABC आईडी जो बनाते हैं ना, ABC की फुल फॉर्म बैंक ऑफ, जैसे अपने बैंक में नहीं होता कि सारा पैसा पड़ा रहता है, उसी प्रकार अकेडमिक यानी जितनी भी अपनी शिक्षा का जितना भी दस्तावेज है, सारी जानकारी है, उसका बैंक हो जाएगा, उसका बैंक क्या हो जाएगा, ABC आईडी हो जाएगी, ऐसे उठा लिया जाएगा सब कुछ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्री स्कूल स्तर थर्ड के लिए उपयोग की गई परिभाषिक शब्दावली क्या है, तो प्री स्कूल स्तर जो थर्ड है, उसके लिए शब्द यूज किया जाएगा बाल वाटिका। कौन सा किया जाएगा, बाल वाटिका। कौन सा किया जाएगा, बाल वाटिका शब्द इस्तेमाल किया जाएगा प्री स्कूल स्तर थर्ड के लिए। ठीक है,
आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 34। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना। देखो बोर हो या मत हो, आपको पढ़ना पड़ेगा अगर क्वेश्चन एग्जाम में 2 नंबर लाने हैं। आपको पात्रता के अंतर्गत 90 क्वेश्चन सही करने हैं, और हो सकता है कि 2 क्वेश्चन इसी चैप्टर से पूछ ले, क्योंकि नया आपका जो चैप्टर है जोड़ा गया है। ठीक है, किसके अंतर्गत? दोनों ही लेवल के अंतर्गत, लेवल 1 और 2 के अंतर्गत, साइकोलॉजी के अंतर्गत जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 34 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर चरण में बच्चों के बीच शिक्षण के न्यूनतम स्तर का उल्लेख है? न्यूनतम स्तर का उल्लेख है वो हो जाएगा प्राथमिक स्तर पर। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के बीच शिक्षण के न्यूनतम स्तर का उल्लेख किया गया है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 35। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शुरुआती कक्षाओं में बच्चों को किस प्रकार के क्रियाकलाप के अवसर दिए जाने की बात कही गई है? यानी कि शुरुआती कक्षाओं में जो छोटी कक्षाएं होती है उनमें बच्चों को किस प्रकार के कार्य क्रियाकलाप करवाए जाएंगे? तो उनको सृजनात्मक, जिज्ञासात्मक, आयु एवं विकास के अनुरूप, उनकी उम्र और उनके डेवलपमेंट के आधार पर, जिससे उनका डेवलप हो, उनकी जिज्ञासात्मक, उनकी इंटरेस्ट हो और सृजनात्मक क्रिएटिविटी का विकास हो, उसके आधार पर क्रियाकलाप करवाए जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 36। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा अनुशंसित स्कूली शिक्षा की संरचना। देखो स्कूली शिक्षा की संरचना वही है, कौन सी? 5+3+3+4, 5+3+3+4। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों के छात्रों का अवधारणा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करता है कि पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्र कैसा होना चाहिए? पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्र संलग्न और संदर्भित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? परीक्षाओं पर केंद्रित नहीं होना चाहिए, पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित नहीं होना चाहिए, मानकीकृत और एक रूपी भी नहीं होना चाहिए, संलग्न और संदर्भित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? संलग्न और संदर्भित होना चाहिए। किसके लिए? सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूह के बच्चों के लिए। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 38। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? तो कौन सा कथन प्रस्तावित है? सीधा बता देता हूं, बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के लिए प्रस्तावित। अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था भाई, बच्चों के लिए क्या होना चाहिए? बहुभाषी होने की जो बात है, बहुत सारी भाषा सीखने की बात है, वो क्या है? प्रस्तावित। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 39। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देशित करती है? सीधी सी बात है, मातृभाषा को। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा या घर की भाषा को बढ़ावा देती है। शुरू की 5 साल की जो कक्षाएं होगी आपकी, वो मातृभाषा में होगी। आगे बढ़े, अगला देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 40 देखो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में मदद करना मूल्यांकन होगा। बच्चों को अपन ने मूल्यांकन किया, उसको जहां भी जैसे ए में दिक्कत आ रही है तो ए में उसका सुधार करो। ठीक है, तो प्रक्रिया में मदद कर दिया, सीखने की प्रक्रिया में। बी में दिक्कत आ रही है, बी को सुधार करवा दो। गणित में दिक्कत आ रही है किसी बच्चे को, गणित में सुधार करवा दो। सामाजिक में दिक्कत आ रही है, सामाजिक में सुधार करवा दो। इंग्लिश में दिक्कत आ रही है, इंग्लिश में सुधार करवा दो। तो कुल मिलाकर के सीखने की प्रक्रिया में मदद करना ही क्या होता है? मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है। ये क्वेश्चन है भाई साहब 40 क्वेश्चन। बाकी अगर थोड़े से और क्वेश्चन बच्चे हैं इसमें, लगभग कितने